इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी। हवेली पर क्या मजे टूट पड़ी। अनीस ने जायदा का कत्ल कर दिया। वो लड़का जिससे वो शादी करना चाहती थी, उसे भी धोखे से मखदूमाबाद बुला के कत्ल कर दिया। तू तो अपनी औकात ही भूल गया। क्या समझता है तू? क्या समझता है तू? मुझे जेल कराएगा तू? मुझे मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करता फिर रहा है ना तू? या तेरा काम आसान कर देता। मैंने ही मारा है खैरू और उसकी बीवी को। बता क्या करेगा? बोल। कुछ भी नहीं कर सकता। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं मालिक हूं मखदूमाबाद का, जिसकी चाहे जान लूं, जिसे चाहे जिंदा छोड़ूं। और तू मामा लगता है जो हर जगह पुनः कैमरा लेके पहुंच जाता है। मैंने आपको कहा था ना, आप इन बड़े लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसे आप जेल भिजवाने का सोच रहे थे, अब वो असेंबली का इलेक्शन लड़ेगा, फिर वजीर बनेगा। मखदूमाबाद पर ही नहीं, पूरे मुल्क पर हुकूमत करेगा वो। आपके और मेरे जैसे लोग सिर्फ बातें बना सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। एक बात और रिपोर्टर बाबू, आप ट्रेन की पटरी पर होने वाले 4 कत्लों को रो रहे हैं। यहाँ तो दरिया से मिलने वाली 12 लाशों का सुराग ना लग सका अभी तक। आप हैं भोले बादशाह, मेरी बात माने ना, छोटे साईं से ना हाथ मिला लें, हो सकता है वो आपकी जान बख्शी कर दें। ये जो लड़ाई है ना रिपोर्टर बाबू, अपने बराबर वाले लोगों से ही लड़नी चाहिए। इस बात पे सोचिएगा जरा। हवेली पर क्या मजे टूट पड़ी। अनीस ने जायदा का कत्ल कर दिया। वो लड़का जिससे वो शादी करना चाहती थी, उसे भी धोखे से मखदूमाबाद बुला के कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बनाना चाहता हूं, मगर अफसोस की बात यह है कि हमेशा की तरह आज भी मेरे पास कुछ अच्छा नहीं जो मैं आपको बता सकूं। आप सबने कुछ दिन पहले मखदूम दाऊद की बेटी जाहिदा की मौत की खबर तो सुनी होगी, मगर शायद आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि मरने से कुछ दिन पहले उसकी शादी मिनिस्टर भरवाना के बेटे से तय हुई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो लड़की जिसकी शादी एक दिन पहले तय हुई थी वो अचानक मर गई। और ऐसी क्या वजह थी कि उसे मरने के फौरन बाद ही खामोशी से दफना दिया गया? कौन सा ऐसा राज था जिसे जाहिदा के साथ उसकी कब्र में दफनाने की कोशिश की गई?
आज मैं आपको जाहिदा की मौत की सच्ची कहानी सुनाऊंगा। जी मैं मालिक हूं मखदूमाबाद का, जिसकी चाहे जान मानो, जिसे चाहे जिंदा छोड़ो, कुछ भी नहीं कर सकता। तू कुछ नहीं कर सकता। आपके और मेरे जैसे लोग सिर्फ बातें बना सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। हेलो, मैं जफ़र बोल रहा हूँ। हाँ जफ़र बोलो। माजिद के बारे में कुछ पता चला तुम्हें? जी सर, उसके दोस्तों से मेरी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि माजिद मखदूमाबाद जा रहा है। मखदूमाबाद? वो वहाँ क्यों चला गया? सर इतना तो मैं नहीं जानता, मगर सबको पता है कि मखदूम दाऊद की बेटी जाहिदा और माजिद एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से वो उसी से मिलने गया हो। अच्छा। और हाँ सर, जब से वो वहाँ गया है उसका नंबर भी बंद आ रहा है और किसी से उसका राब्ता भी नहीं। सर मैं मखदूम दाऊद और उसके बेटे पीर अनीस को बहुत अच्छे से जानता हूँ। सर अगर वो मखदूमाबाद गया है तो वहाँ उसके लिए मुश्किल हो सकती है, यहाँ तक कि उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। मेरे ख्याल से सर उसने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती की। हाँ कहे तो तुम ठीक रहे हो। और हाँ सर, आपने शायद सुना हो कि कुछ दिनों पहले मखदूम दाऊद की बेटी जाहिदा का इंतकाल हो गया। सर आप मखदूमाबाद को नहीं जानते, वहाँ पर अगर कोई लड़का और लड़की को इकट्ठे देख ले तो उनके लिए खतरा बन जाता है। और सर जाहिदा तो मखदूम दाऊद की बेटी थी, और मखदूम दाऊद के घर की औरतों का नाम लेना तो जैसे वहाँ पर गुनाह हो। चलो तुम्हें इसके बारे में कोई और खबर मिलती है तो मुझे ज़रूर बताना। जी ठीक है सर। हो सकता है कि ये मेरी आखिरी वीडियो हो। मैं नहीं जानता कि इस वीडियो के बाद मेरे साथ क्या होगा, जिंदा रहूं या मार दिया जाऊं। मगर मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरा फर्ज है कि जो सच है वो आप तक पहुंचा सकूं। बुज़दिलों की तरह डर डर कर जीने से बेहतर है मैं एक ही दफा सच की मौत मर जाऊं। हो सकता है कि मेरी जमीन मेरे खून की मुंतज़िर हो, मेरे ही खून से यहां पर इंसाफ की फसल बोई जानी हो। मैं आज उन चेहरों से नकाब उतारना चाहता हूं जिनके जुल्म का शिकार मखदूमाबाद के आम लोग तो थे ही, मगर अब उनकी अपनी बहू, बेटियां और दूसरे घर के लोग भी इस जुल्म का शिकार होने लगे हैं। मेरा शक अब शक नहीं रहा, बल्कि मुझे यकीन हो गया है कि जाहिदा तबीयी मौत नहीं मरी, बल्कि उसे कत्ल किया गया है। और शायद माजिद को भी वहां बुलाकर मार दिया गया हो, वरना वो वहां जाने की गलती कभी ना करता। साजिद, तुम किसी भी तरह मखदूम दाऊद से मिलने का वक्त लो। मैं मिलना चाहती हूँ उनसे। ये क्या कह रही हैं आप? आप मखदूमाबाद जाएंगी उन लोगों से मिलने? आपको अंदाजा भी है कि वो कैसे लोग हैं, कितने ताकतवर हैं? हमारी लड़ाई हमेशा ताकतवर लोगों के साथ ही होती है। वो ही अपनी ताकत का फायदा उठाकर दूसरों की जिंदगी अजीरन कर लेते हैं। मगर मैडम, इस केस के लिए मीडिया के जरिए हम जो कर सकते हैं करेंगे, लेकिन हमें वहां जाकर उनसे लड़ाई करनी नहीं चाहिए। मैं जाके उनसे लड़ूंगी नहीं, मैं तो सिर्फ उनकी बेटी की वफात के लिए जाके अफसोस करूंगी उनसे। लोग आपको जानते हैं, इसका मतलब है आप वहां जाएंगी, कुछ भी कहेंगी, वो समझ जाएंगे। वो बेशक समझ जाए,
लेकिन मुझे पता है कि कहीं ना कहीं उस लड़की की मौत की मुजरिम मैं भी हूँ। मैं इतनी आसानी से उस मासूम लड़की की मौत को फरामोश नहीं कर सकती। मैडम एक बार फिर सोच लें, जाहिदा को इंसाफ दिलाने के लिए हमारे पास और भी बहुत से रास्ते हैं। हमारे लॉयर्स हैं और बहुत सी एनजीओज हैं और सिविल सोसाइटी के बहुत से लोग हैं जो इस मामले में हमारी मदद कर सकते हैं। हमें इस वक्त ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हमारी मुश्किलात में इजाफा हो। पहले ही हम इस वक्त सबके निशाने पर हैं। और वैसे भी जब तक अशर साहब पर हमला करने वाला पकड़ा नहीं जाता, आपको भी एहतियात करनी चाहिए। चलता हूँ। यही सोचकर हम यहां आए थे माई। लगा था तुम्हें हमारी फिक्र है, पर यह तो महज हमारी खुशफहमी निकली। एक बार फिर तुम हमें छोड़ के अपने काम पे चली गई, अपने काम को ही तरजीह दी। और तुम बार बार ये करती हो ना, तो लगता है जैसे तुम जता रही हो हमें कि तुम्हारे लिए ज्यादा अहमियत हमेशा तुम्हारे काम की ही रहेगी। अशर प्लीज, आप अभी मत जाएं। अभी भी आपको खतरा है, इस तरह जाना ठीक नहीं है। हमारे लिए इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा, हमें अपने दुश्मन को पहचान चुके हैं। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम गुलाब चाचा, मैं ठीक हूँ। अशर कहाँ है? वो फार्म हाउस पे ही है ना? अशर साहब, जी जी फार्म हाउस पर ही हैं, बल्कि वो तो शाम को ही आ गए थे। मैं बहुत देर से कॉल कर रही हूँ, उनका नंबर ऑफ जा रहा है। मेरी बात कराएं जरा उनसे। बात वो, मैं किसी काम से बाहर आया हूँ, वापस जाकर आपकी बात कराता हूँ। गुलाब चाचा सच सच बताएं, अशर फार्म हाउस पे है या नहीं? जी बेगम साहिबा, मैंने कभी आपसे झूठ बोला है? वो फार्म हाउस पे ही हैं। फिर आप मेरी उनसे बात क्यों नहीं करा रहे? आप परेशान ना हो, मैं चंद कदमों के फासले पर हूँ, बस घर पहुँच के आपकी बात कराता हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। जी ठीक है। बाबा, बाबा। अरे क्या हो गया गुलाब चाचा? ऐसा क्या हो गया कि आप रोक नहीं पा रहे? बाबा एक बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। जानते हैं ना, किसी ने जान से मारने की कोशिश की थी, गोली लगी थी, दर्द में रहते हैं, और आप हैं कि बाबा बात ही कुछ ऐसी है कि अरे बोलिए। वो बेगम साहिबा का फोन आया है, वो आपसे बात करना चाहती हैं। तो आप उनसे बात कर लें। गुलाब चाचा, वो हमारी बीवी है, उससे कब बात करनी है कब नहीं बात करनी है वो अच्छी तरह जानते हैं। इस बात को लेके आप परेशान मत। मैंने बेगम साहिबा से कहा था कि मैं कुछ देर में बात करवाता हूँ। आप जाइए यहाँ से।
अरे क्या देख रहे हैं, जाइए। ठीक है मैं चला जाऊँ। तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है बेटी थी। तेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी मुश्किल को समझने की कोशिश कर रूसा बानो। जिंदगी रही तो हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन अगर तू यहाँ रही तो छोटे पीर साहब ने हमें मार देना है। चली जा, चली जा। और फिर शहर में सफर भी तो है ना, इससे कितने आएगा। तू फिक्र न कर, पर तेरा इस वक्त जाना बहुत जरूरी है। देख मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, चली जा मेरा बच्चा। नहीं जाना अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। चाचा ठीक कह रहा है बानो, यहाँ रहे तो तुम सबकी जान को खतरा है। मैं वादा कर, हालात जैसे बेहतर होंगे मैं खुद तुम्हें लेकर आऊंगा, मगर अभी यहाँ से चल। अल्लाह सोने के हवाले मेरा बच्चा। आ जाओ। रूसा, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक नहीं सोई? मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मेरे को नींद नहीं आई। मेरे को पता था कि आप जाग रही होगी। अच्छा, आ जाओ, बैठो। आओ। क्या बात है? कोई बात करनी है? दिल में अगर कोई बात रह जाती है ना, बहुत तकलीफें होती हैं। जो भी कहना है कह दो, बिला झिझक। मेरे को अम्मा अब्बा की बहुत याद आती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगी। रूसा, अगर उनसे मिलवाना मेरे बस में होता तो मैं 1 मिनट भी ना लगाती, लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हारी तरह मैं भी बेबस हूं। मेरे को पता है आपके बस में होता तो आप मुझे मिलवा देती। दुख तो इस बात का है कि आपके बस में ही नहीं है। रूसा, तुम एक बहुत बहादुर माँ की बेटी हो। ऐसी माँ जो किसी वडेरे के दबाव में आकर तुम्हारी उससे शादी नहीं करा दी, बल्कि तुम्हें अपने से दूर कर दिया और उसके सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो गई। इतनी बहादुर तो शायद मैं भी नहीं हूँ। मेरी भी एक बेटी है ना। मैं जानती हूँ कि एक माँ के लिए अपने बेटे को अपने से दूर करना कितना मुश्किल होता है। तुम्हें भी अपनी माँ की तरह जिंदगी की तमाम मुश्किलातों का सामना बहादुरी से ही करना होगा।
एक को बस एक बार पता करके बता दे कि मेरे अम्मा अब्बा ठीक तो हैं ना। हाँ, वो ठीक है, ठीक है। शुक्रिया। जाओ जाके दूध पी लो, तुम्हें नींद आ जाएगी। मेरे पास इस बात का सबूत है, मखदूम दाऊद की बेटी जाहिदा की मौत किसी बीमारी से नहीं, बल्कि उसे पीर अनीस ने अपनी पिस्तौल के फायर से कत्ल किया है। उस जालिम शख्स ने अपनी बहन के सर पर गोली मारी, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। और ये सारा वाकया मखदूम दाऊद के सामने उसकी अपनी हवेली पर ही। मैं नहीं जानता कि जाहिदा को इंसाफ मिलेगा या नहीं। ये कत्ल भी ट्रेन की पटरियों पर होने वाले दूसरे कत्लों की तरह मखदूम दाऊद के असर रसूख के नीचे दब जाएगा। जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, उसे नहीं होना चाहिए था, पर अब जो हो गया उस पर सब्र करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं। जितना प्यार तुम्हें उससे था उतना ही प्यार मुझे भी उससे था। धी थी मेरी, बड़े नाजुक से पाला था, अपनी गोद में खिलाया, उसकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश को पूरा किया मैंने। ना चाहते हुए भी यूनिवर्सिटी भेजा उसे पढ़ने के लिए, पर बदले में उसने क्या किया? मेरे एतबार को तोड़ दिया, हमारी इज्जत को शहर की गलियों की मिट्टी में रोल दिया। एक लड़के से 4 साल से मिलती रही। एक गैरतमंद बाप ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी जवान बेटी किसी के साथ मेल जोल रखे? नहीं, गलती तो थी उसकी, बहुत बड़ी गलती थी। जो अनीस ने किया, अगर वो ना करता तो ये मैं करता। अगर मुझे उससे मोहब्बत थी, खैर अब क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। अल्लाह उसका वो जहान अच्छा करे। जमीला, जो कुछ कल हवेली के अंदर हुआ, इसकी भनक बाहर वाली दुनिया में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर पीर अनीस की शोहरत पे पड़ सकता है, इलेक्शन पे पड़ सकता है, उसकी गद्दी पे पड़ सकता है।
मैंने जो ख्वाब पीर अनीस के लिए देखे हैं वो चकनाचूर हो सकते हैं, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जो हुआ सो हुआ। अब तुमने ज़ायदा की मां बनकर नहीं बल्कि पीर अनीस की मां बनकर बाकी की जिंदगी गुजारनी है। चल शाबाश, अपने आप को संभाल। दुआ करता हूं अपनी बच्ची के लिए। आमीन। अल्लाह तुझे सब्र दे। अल्लाह अकबर। चाचा साहब, मखदूमाबाद में अल्ताफ शाह के कदम रखते ही आपका बुरा वक्त शुरू हो गया है। अब आपकी गद्दी आपको बचा सकती है और ना ही कोई तदबीर। एक एक करके सब छीन लूंगा मैं आपसे, कुछ भी नहीं रहने दूंगा मैं आपके पास। बाबा साईं की मैयत से वादा किया था, जब तक उनके कत्ल का बदला नहीं दूंगा उनकी कब्र पर हाजिरी नहीं दूंगा। अभी एक वीडियो भेजी है मैंने तुम्हें। सूरज गुरूब होने से पहले पहले ये वीडियो फकीर से लेकर वजीर तक हर बंदे के फोन में होनी चाहिए। मेरे पास इस बात का सबूत है। दाऊद की बेटी ज़ाहिदा की मौत किसी बीमारी से नहीं, बल्कि उसे पीर अनीस ने अपनी पिस्तौल के फायर से कत्ल किया। वो जालिम शख्स ने अपनी बहन के सर पर गोली मारी, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। और ये सारा वाकया मखदूम दाऊद के सामने उसकी अपनी हवेली पर ही। जब ये खबर ब्रेक होगी कि पीर साहब और भरवाना में रिश्तेदारी हो गई है, तो बड़े बड़े ईवानों में भौचाल आ जाएगा। बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात और उनकी कुर्सियां खतरे में पड़ गई। आप जानते हैं अच्छी तरह कि मखदूमाबाद और उसकी सीट मेरे बड़े भाई पीर शफकत की वजह से अपने हाथ से निकल गई, वरना यहाँ तो मैं बगैर मुकाबला ही जीत जाता। किसी की जरूरत नहीं होती थी कि वो हमारे सामने खड़ा हो। इन्हीं खानदानी झगड़ों की वजह से हम पिछले 2 इलेक्शन लड़े नहीं। भाई जी, इस बार मैं ऐसा नहीं चाहता। इस बार चाहता हूं कि सीट हमारे पास रहे। मेरे लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए। मेरे इल्म में ये सीट हमेशा आपके खानदान के पास रहेगी और आइंदा भी आपके खानदान के पास ही रहेगी। खानदान के पास नहीं भाई जी, सिर्फ हमारे पास। पीर साहब, ये तो आपके बड़े भाई पीर शफकत शाह का बेटा अल्ताफ लगता है। क्या बात, तुम्हें देखकर तो पीर शफकत शाह साहब याद आ गए। वही शबात,
वही डील डोल। इतने साल कहाँ थे तुम? वापसी की तैयारी कर रहा था साईं। यही चाहता था कि महदूमाबाद की जमीन पर कदम रखूं तो लोगों को पीर शफकत शाह याद आ जाए। देखने वालों को यही लगे कि शफकत शाह कब्र से उठकर वापस आ गया है। क्यों चाचा साईं, मुझे देखकर यही लगता है ना कि शफकत शाह कब्र से उठकर वापस आ गया है। माही, अशर का फोन आया? दिया, मैंने बहुत बार फ़ोन करने की कोशिश की है, उनका फ़ोन ही ऑफ है। मुझे तो लगता है कि मुझसे बात नहीं करना चाहते। माही, इस बार भी गलती तुम्हारी है। वो यहाँ आया हुआ था, अगर तुम उसको पूरा वक्त देती तो यहाँ से ना जाता, और वो भी इस हाल में। भैया, मैंने कोशिश की थी, अब मेरी भी कुछ मजबूरी है, और आप तो अशर को जानती है, उनका मिजाज ऐसा है कि अपनी मर्जी के खिलाफ एक चीज़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तुम्हारे बारे में भी उसका कुछ ऐसा ही ख्याल है। देखो माहीन, औरत कितनी भी मजबूत हो, अगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी खातिर उनको कुर्बानी देनी पड़ती है, झुकना पड़ता है। भैया, हर दफ़ा उनको मनाने की मैं ही कोशिश करती हूँ, मैं ही पहर करती हूँ, मैं और मज़ीद क्या करूँ? कुछ भी करो, मगर उसको वापस लेके आओ। देखो बेटा, मर्दों को अगर उनके हाल पे छोड़ दिया जाए ना तो भटक जाते हैं वो। देखो, तुम दोनों में आपस में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बैठो और उसको हल करो बेटा। इससे तो तुम दोनों के बीच में फासले बहुत बढ़ जाएंगे, और ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। भैया, अभी तो मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, इंक्वायरी कमेटी के सामने मुझे पेश होना है। देखो माही, ये बातें करके मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन क्या करूं? अगर ये सब बातें मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? मैं जानती हूँ, और है ही कौन? एक आप ही तो हैं जो मेरे दुख दर्द का एहसास रखती हैं। अच्छा, मुझे ये बताया, रूसा कहाँ है? अपने कमरे में होगी। बस ठीक है, कल बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, आप उस पर आज नज़र रखिएगा, ठीक है? ठीक है, अपना ख्याल रखना। चलो, अल्लाह के फरमान में जाओ बेटा। नादिर। जी पीर साईं। तुमने अल्ताफ शाह के पीछे बंदे लगा दिए? पीर साईं, उसकी हवेली पर नजर रखने के लिए बंदे छोड़ दिए हैं, मगर मुझे पता चला है कि वो अकेला रह रहा है और उसकी हवेली पर कोई और खादम भी नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो किसी बड़ी गेम के बारे में सोच रहा है। बंदा साथ इसलिए नहीं रखा था कि उसके मंसूबों का किसी को पता ना चल सके। गुलाम बाबा साहब। वालेकुम अस्सलाम। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? वो शहर से कुछ दोस्त आए, उन्हें मिलने जा रहा हूँ। किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं, तुम हवेली के अंदर रहोगे, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों बाबा साईं, ऐसा क्या हो गया? कुछ हुआ नहीं, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए तुम्हें एहतियात करने के लिए कह रहा हूं। देखो देखो बेटा, अल्ताफ शाह मखदूमाबाद में वापस आ गया है। मुझे उसके तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। जब तक मैं उसके इरादों को भांप न लूं, तब तक तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम हवेली के अंदर ही रहो। वो आपका कहने का मतलब है कि उसके डर की वजह से मैं हवेली में छुप के बैठ जाऊं? बाबा सही, अगर यही बात है तो मुझे चूड़ियां भी ला दे, वो भी पहन लेता हूं। पता नहीं बाबा सही, आप मुझे ये एहसास क्यों दिलाते हैं कि मैं कमजोर हूं,
कोई भी हरा घरा आएगा और मुझे नुकसान पहुंचाकर चला जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, वो जब भी मेरे सामने आएगा जिंदा नहीं जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। जानते हो तुम में और अल्ताफ शाह में क्या फर्क है? उसके पास दिमाग है और तुम्हारे पास सिर्फ पिस्तौल। पिस्तौल जो बाजार में चंद रुपयों में मिल जाती है, लेकिन दिमाग किसी बाजार से नहीं मिलता। उसी पिस्तौल से उसके दिमाग में सुराख ना कर दिया तो पीर अनीस मेरा नाम नहीं। अनीस, अनीस, कैसे रोकूं इसे? अपना नुकसान करना चाह रहा है, बेवकूफ। या अल्लाह खैर। अल्लाह अकबर। कैसा है मेरा भाई? अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। बहुत सालों से अपने बचपन के यार को गले लगाने के लिए तड़प रहा था मैं। तुम्हें सीने से लगाकर ठंड पड़ गई है मुझे। जब बचपन की यारी का इतना ख्याल होता तो आते साथ सबसे पहले तू मुझे मिलता, लेकिन तूने तो मुझे बताया ही नहीं। इतनी खामोशी से मखदूमाबाद वापस आने का क्या मकसद है? बता, आखिर क्या खेल खेल रहा था? बचपन से जो भी खेल खेला है तुम्हारे साथ ही खेला, और अब भी जब खेल खेलूंगा तो तुम्हारे साथ ही खेलूंगा। परेशान मत हो मेरे भाई, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या खेल खेल रहा हूँ। अगर इतनी बातें याद हैं तो ये भी याद हो, हर खेल में जीत हमेशा मेरी होती थी। जीत तुम्हारी नहीं होती थी अनीस, मैं ही हमेशा अपने छोटे भाई से हार जाया करता था। मैं कल हवेली गया था चाचा सही से मिलने, सोचा तुमसे मुलाकात हो जाएगी वहां पर, मगर तुम वहां थे ही नहीं। खैर अब मैं वापस आ गया, अब मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। मुलाकात होगी जरूर, लेकिन अभी मैं जरा जल्दी में। लेकिन मैं जल्दी में नहीं, तुम अपने काम खत्म कर लो, फिर तसल्ली से पढ़ते हैं। इस बात का सबूत है, मखदूम दाऊद की बेटी जाहिदा की मौत किसी बीमारी से नहीं, बल्कि उसे पीर अनीस ने अपनी पिस्तौल के फायर से कत्ल किया है। उस जालिम शख्स ने अपनी बहन के सर पर गोली मारी, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। और ये सारा वाकया मखदूम दाऊद के सामने उसकी अपनी हवेली पर
हेलो। हेलो अशर, मैं आपको कल से कॉल कर रही हूँ, आप क्यों नहीं मेरा फोन उठा रहे? मुझसे फोन पे ही बात कर लिया करें। बताओ क्या बात करनी है? आप इस उखड़े अंदाज से क्यों बात कर रहे हैं? आपको अंदाजा भी है कि मैं कितनी परेशान हूँ? हमारे लिए परेशान हो तो क्या हुआ? एनजीओ बहाल हो गई तुम्हारी? वो जिस लड़की को इंसाफ दिलाना था तुमने, जिसका मर्डर हो गया था, उसका कातिल गिरफ्तार करवा लिया तुमने। यही है तुम्हारी परेशानी। हमारे लिए कहाँ परेशान होती हो तुम? हर मौके पे तंज करना जरूरी होता है क्या अशर? कोई मौका तो जाने दिया करें। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी परेशान हूँ। मुझे इतना डर लगता है, जिस इंसान ने आप पे पहले हमला किया अगर वो वापस आ गया तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। बता रही हो या धमका रही हो? क्या क्या कहा आपने? कुछ नहीं, बस हमारे लिए परेशान मत हुआ। कैसे परेशान ना हूँ अशर? जब से आप गए हैं आपकी बेटी मुझसे तरह तरह के सवाल करती है। क्यों अपनी बेटी के सामने मुझे मुजरिम बनाकर पेश कर रहे हैं? अच्छा बॉस, अब इतना मजलूम बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी मजलूम हो नहीं तो लगता है। हेलो हेलो अशर, बड़ी उम्र है आपकी। मैं अभी आप ही को कॉल करने के बारे में सोच रहा था। लगता है पीर साहब आपने अभी वीडियो देखी नहीं है, जो इतने इत्मीनान से बात कर रहे हैं आप। किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं? पीर साहब, मैं तो आपको बहुत पहुंचा हुआ पीर समझता था, लेकिन आपको तो अपने घर की खबर नहीं है। जो बात सारे जमाने तक पहुंच गई है, आप उससे कैसे बेखबर हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? पीर दाऊद इस लहजे में बात सुनने का आदी नहीं है। मेरी इस गुस्ताखी को माफ कर दीजिएगा पीर साहब, क्योंकि अभी आपको ऐसी और बहुत सी बातें सुननी पड़नी है जिसकी आप आदी नहीं है। आप तो पीर हैं, हो सकता है अकीदत में आपसे लोग इस तरह के सवालात ना करें, लेकिन मेरी हैसियत तो और है। हम सियासतदान हैं, हमें देखकर तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। बहुत मुश्किलों से इस मुकाम पर पहुंचा हूं पीर साहब, जरा सी बदनामी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन बदकिस्मती से आपकी बेटी और मेरे बेटे के रिश्ते ने लोगों को मुझ पर उंगलियां उठाने का मौका दे दिया है। हो सकता है आपको कोई फर्क न पड़ता, लेकिन मीडिया ने मेरे परखचे उड़ा दिए। आपके हिस्से के सवालात भी मुझसे हो। बताइए ना पीर साहब, क्या जवाब दूंगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अभी भी अगर आप नहीं समझे पीर साहब, तो फिर पता नहीं किस तरह समझेंगे आप। आप मुझे बता देते कि आपकी बेटी किसी और को पसंद करती है, तब भी पीर साहब मैं रिश्ते से इनकार ना करता। हम मिल बैठे इस मसले का हल निकालें। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, उनको सुधारा जाता है, ना कि किसी की जान लेकर बड़ी गलती की जाए। आप जानते हैं अच्छी तरह कि मखदूमाबाद और उसकी सीट मेरे बड़े भाई पीर शफकत की वजह से अपने हाथ से निकल गई, वरना यहां तो मैं बगैर मुकाबला ही जीत जाता। किसी की जरूरत नहीं होती थी कि वो हमारे सामने खड़ा हो। इन्हीं खानदानी झगड़ों की वजह से हम पिछले 2 इलेक्शन लड़े नहीं। भाई जी, इस बार मैं ऐसा नहीं चाहता। इस बार चाहता हूं कि सीट हमारे पास है।
मेरे पास इस बात का सबूत है। मखदूम दाऊद की बेटी जाहिदा की मौत किसी बीमारी से नहीं, बल्कि उसे पीर अनीस ने अपनी पिस्तौल के फायर से कत्ल किया है। इस जालिम शख्स ने अपनी बहन के सर पर गोली मारी, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। ये सारा वाकया मखदूम दाऊद के सामने उसकी अपनी हवेली पर ही हुआ। शाबू यार, एक कप चाय का तो बना दे। जनाब चाय नहीं है। चाय नहीं है? ये रखी तो हुई। जनाब ये चाय आपके लिए नहीं है, आप कहीं और जाके चाय पी लें। मगर क्यों? मेरे लिए नहीं है तो फिर किसके लिए? माफ कर दें, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपको यहाँ बिठाकर चाय नहीं पिला सकता। आप मेहरबानी फरमाकर यहाँ से चले जाएं। कहाँ हो? रात में मिलो। हाँ हाँ यही होंगे, और कहाँ होंगे? चलो मिलते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे उस रिपोर्टर का किस्सा खत्म करने दें, मगर नहीं। आपको तो उसे जिंदा रख के उसके हाथों से मेरे गले में फंदा डलवाना था। अब खुश हैं आप? ख्वाहिश पूरी हो गई आपकी? लेकिन नहीं बाबा साईं, नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, और उस 2 टके के रिपोर्टर के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं। सियासत जाए भाड़ में, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। रुको अनीस, तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। अब भी आप मुझे रोक रहे हैं बाबा साईं? उस 2 टके के रिपोर्टर को जिंदा रख के कौन सा तमगा हासिल करना चाहते हैं आप? पहले ही तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे। वरना मखदूमाबाद तो क्या पूरे मुल्क में किसी की जुर्रत नहीं जो हमारे खानदान की औरतों की इस तरह बाजारी जुबान में नाम इस्तेमाल करे। रही बात उस रिपोर्टर की, उसे तो मरना है हर सूरत, मगर उसे मारने से पहले अपने उस दुश्मन का पता लगाना है जिसने घर की खबर दी। उस दिन हवेली में जो कुछ हुआ, हवेली के अंदर के लोगों को मालूम था। तो फिर कौन था वो जिसने अंदर की बार बात की? यकीनन वो दुश्मन घर के अंदर मौजूद है। अब तुम कुछ नहीं करोगे अनीस, जो कुछ करना है मैंने खुद करना है।
अगर तुमने किसी किस्म की मदाखलत की तो मेरा जिम्मा तोश पोश। देखता हूं इस मसले को। कुछ करना पड़ेगा तुझे बेनजीर। अगर जहीर चचा सिंह के हाथ लग गया ना तो अच्छा नहीं होगा। मैंने समझाया था ये बात शहर के अखबार तक ना जाए। क्या होगा? वो पकड़ा गया तो मेरा सारा मंसूबा बर्बाद हो जाएगा। मैं क्या करूं? स्टेप शाबाश। हाँ जी डर लग रहा है। अरे हम है ना, कुछ नहीं। टर्न। ओके। आंखें नहीं खोलना, आंखें नहीं खोलना। ओके। अब खोल लूं? अरे नहीं, अभी नहीं। एंड जस्ट आफ्टर। जब मैं खोल लूं? अरे हम कह रहे हैं ना अभी नहीं। अब खोल सकती हो। वाह, ये सब मेरे लिए? ये भी और हम भी। पर हम इसकी वजह से नहीं कह रहे थे कि आंखें बंद रखो। वो तो इसलिए कह रहे थे कि इतनी खूबसूरत लग रही हो, खुद को देख लेती तो अपनी नजर लग जाती। एक तो ये आंखें, पता है जॉन साहब ने इन आंखों को देखा नहीं, फिर भी लगता है कि इन्हीं के बारे में कहा है। कयामत खेज है ये आंखें। हम ख्वाब किसके देखते? मैं शायर की बीवी हूँ, लेकिन मुझे तो शायरी बिल्कुल नहीं आती। शायर की बीवी बन के क्या मिलेगा? हमेशा उदास रहोगी, मायूस। शायर की महबूबा बनो, क्योंकि एक शायर को कोई पूरा जहान भी मिल जाए ना, तो शेर वो सिर्फ महबूबा के लिए ही कहता है। बीवी बनना तो मेरे इख्तियार में है। महबूबा सिर्फ तभी बनी रहूंगी जब आप बना के रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? पता है माहिम, जब से हमने तुम्हें देखा है, दिल से बस एक ही दुआ निकलती है कि जब तक जिंदा है तुम्हें ही देखे, तुम्हें ही सुने और बस तुम्हें ही लिखे। अरे ये बेचारा अकेला नाराज हो जाता है। ये लो, आप मेरा हाथ पकड़। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। थैंक यू। खुशियों के बाद अब आप दाग ये दिल के धुल जाएंगे। हमसे जो बिछड़े अपने पर आए, भूल के रास्ता मिल जाएंगे। तपती रहती जैसा सावन, बरसे मोरे देश है सखी रे, लागी है दिल को
आपको कल से कॉल कर रही हूँ, आप क्यों नहीं मेरा फोन उठा रहे? मुझसे फोन पे ही बात कर लिया करें। बताओ क्या बात करनी है? आप इस उखड़े अंदाज से क्यों बात कर रहे हैं? आपको अंदाजा भी है कि मैं कितनी परेशान हूँ? हर मौके पे तंज करना जरूरी होता है क्या? कोई मौका तो जाने दिया करें। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी परेशान हूँ। मुझे इतना डर लगता है, जिस इंसान ने आप पे पहले हमला किया अगर वो वापस आ गया तो पता नहीं मैं क्या करूँगी। बस हमारे लिए परेशान मत हुआ। कैसे परेशान ना हूँ अशर? जब से आप गए हैं आपकी बेटी मुझसे तरह तरह के सवाल करती है। क्यों अपनी बेटी के सामने मुझे मुजरिम बनाकर पेश कर रहे हैं? हाय, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपको देख लूं। कैसी हैं आप? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी, शायद मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आप उस दिन बहुत परेशान थी और आपके साथ भी कोई नहीं था, तो मैंने सोचा शायद आपको मेरी किसी किस्म की मदद की जरूरत हो। थैंक यू। ओके, मैं चलता हूँ। ठीक। आई एम सॉरी, मैं आपको अंदर नहीं बुला सकती। एक्चुअली सबको पता है कि मैं अकेली रहती हूँ तो। इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। भाई कब तक इस तरह गोशा नशीनी इख्तियार किए रहोगे? बाहर निकलो, कोई इंटरव्यू दो। लोग आपको सुनने के लिए बेचैन हैं। अभी ये होगा नहीं हमसे। क्या नहीं हो पाएगा? अरे भाई, अगर इस मौके से फायदा ना उठाया तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जानते हो, एनजीओस की इंक्वायरी चल रही है। अगर इस वक्त पब्लिक प्रेशर कम पड़ गया ना तो फैसला उनके हक में भी जा सकता है। अरे यही तो वक्त है फल मिलने का। तुम समझ नहीं रहे हो। जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि हम पे गोली चलाने वाला कौन था, तब तक कुछ और नहीं सोच सकते। तुम ये बात भूल क्यों रहे हो? तुम्हारी बीवी की एनजीओ पर बैन तुम्हारी ख्वाहिश पर लगा था। तुम भी तो यही चाहते थे ना? तुम्हारी ख्वाहिश पर इतना बड़ा कदम उठाया गया, तुम पीछे कैसे हट सकते? तुम हमारी प्रॉब्लम समझ नहीं रहे हो। जिंदगी के उस फेज में कि किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छिन गया हमसे, जैसे सब खाली है। थोड़ा वक्त दो, खुद को समेटने के लिए थोड़ा वक्त, बस। अगर ये वक्त गुजर गया ना तो हमारे पास सिर्फ वक्त ही रह जाएगा। ना नाम रहेगा ना काम। अब तक तो बीवी के नाम से पहचान थी तुम्हारी, फिर शायद बीवी भी ना रहे। एनजीओ पर बैन तुम्हारे कहने पर लगा है और ये बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहेगी। सोचो, अगर ये बात उस तक चली गई तो
अगर बाकी जिंदगी एक नाकाम शख्स बनकर गुजारना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। चैनल, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, ये जो हर जगह तुम्हारे नाम की धूम मची हुई है ना, ये ऐसे ही फ्री में नहीं होती। इसके पीछे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और आप इतना तो समझते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट बगैर मकसद के नहीं होता। तो मेरा काम था आपको समझाना। समझ गए। मैं अब चलता हूं, आप सोच लें। क्या हुआ, एनजीओ बहाल हो गई तुम्हारी? वो जिस लड़की को इंसाफ दिलाना था तुमने, जिसका मर्डर हो गया था, उसका कातिल गिरफ्तार करवा लिया तुमने? यही है तुम्हारी परेशानियां। ये लो माहीन, गरम गरम कॉफी। थैंक यू। अशर का फोन आया था? क्या बात हुई? क्या बात होनी थी? मुझे तो समझ नहीं आता वो मुझसे इतने बदगुमान क्यों है। कि अजनबियत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है बिया। तो माहीन, तुम्हें चाहिए कि उसकी बदगुमानी दूर करने की कोशिश करो। कैसे कैसे दूर करूं? वो मेरी कोई बात समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम जब भी बात करते हैं हमारे फासले और बढ़ जाते हैं। हमारा रिश्ता इस पॉइंट पे आ गया है कि मिलना तो दूर की बात है, मैं तो उनको कॉल करने से पहले 100 बार सोचती हूँ। क्या मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है? मुझे तकलीफ देने का कोई मौका वो हाथ से नहीं जाने देती। मैं तो अब इस रिश्ते से ही मायूस होती जा रही हूँ। मुझे लगता है कि वो कोई जवाब ढूंढ रहे कि हमारा ये रिश्ता ही खत्म हो जाए। माहीन, तुम जानती हो कि क्या चाहता है? भैया, हम दोनों ने जब शादी की थी हम ऐसे नहीं थे। हम एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे की प्रायोरिटीज को जानते थे। हम एक दूसरे पे अपनी मर्जी नहीं मुसल्लत करते थे। जब मैंने शादी की थी उस वक्त भी मेरे यही एम्स थे और उनको पता थे ये बात। मुझे लगता है कि बस अब वो वक्त आ गया कि हमें अपने रिश्ते को लेकर कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए। हेलो। हेलो, हाँ जफर बोलो। हेलो सर। सर, आपने जहीर रिपोर्टर की वीडियो देखी? नहीं, क्या है उसमें? सर, मैं आपको उसकी वीडियो भेजता हूँ। आई होप आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। चलो ठीक है, तुम मुझे भेजो, मैं वीडियो देख के तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। जी ठीक है सर। लगता है अब मामा मामी की कत्ल का बदला लेने का वक्त आ गया। सालिम शख्स ने अपनी बहन के सर पर गोली मारी, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। ये सारा वाकया मखतूम दाऊद के सामने उसकी अपनी हवेली पर ही हुआ। पता नहीं उस दिन मैंने उनकी बात क्यों नहीं मानी, क्यों वापस भेज दिया। मैंने इतनी बड़ी गलती कर ली, पता नहीं कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। आपकी कोई गलती नहीं है, आपने उन्हें वही मशवरा दिया जो आपको ठीक लगा। कोई बाप अपनी बेटी का सिर्फ इस बात पे कत्ल कैसे कर सकता है कि उसको अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से शादी करनी थी? कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? अपनी मर्जी से शादी की ख्वाहिश तो बहुत बड़ा जुर्म है। यहाँ पे बहनों बेटियों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया जाता है कि
कहीं वो अपनी जायदाद और ज़मीन में हिस्सा ना मांग लें। फिर कहते हैं कि औरतें किस हक का मुतालबा कर रही हैं? कौन सी आजादी चाहती हैं औरतें? पता नहीं हमारी ये सोच कब बदलेगी, कब लड़कियों को अपनी मर्जी से जीने का हक मिलेगा। आप आज इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हुई थी, क्या सवालात किए उन्होंने? कोई नया सवाल नहीं था, वही जो सब कुछ सोशल मीडिया पे अभी चल रहा है, वही इल्जामात। मैडम, मैं 100% श्योर, ये हमारी एनजीओ को बैन करने के लिए एक प्लानिंग के तहत कैंपेन चलाई जा रही है। वो लोग ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एनजीओज डोनेशंस पर चलती है, और अगर वो हमारी डोनेशंस रोक देते हैं तो मजबूरन हमें भी अपना काम रोकना पड़ेगा। आप माने या ना माने, ये हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। मैं अभी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही साजिद। वो हमारी फंडिंग रोककर हमें शिकस्त नहीं दे सकते। अगर फंडिंग नहीं भी होगी तो मैं एक रोड पे खड़े होकर औरतों के हुकूक की ही बात करूंगी। हमारी शिकस्त सिर्फ तब होगी जब हमारी उम्मीद खत्म हो जाएगी। मैं चाह रही हूं अभी तुम बाकी सारे काम को साइड पर रख के इसी केस पर फोकस करो। हमें माजिद और जाहिदा के कातलों को पकड़ना है किसी भी हाल में। तुम अपने सारे कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके इस केस को मीडिया के सामने लाओ और जोया को कहो कि इस केस को स्टडी करे, जहीर से बात करो, उसके पास जो भी सबूत है हमें वो चाहिए किसी भी हाल में। हमें इस केस को एक मिसाल बनाना है लोगों के सामने। ठीक है, मैं इस पे आज से काम शुरू करता हूँ। मैं चलता हूँ। तो समझ गया ना, सारा काम बड़ी राजदारी से करना है। चल जा। हेलो, हाँ बोलो, क्या बात है? ज़हीर, जितनी जल्दी हो सके ना मखदूमाबाद कह दो तो बाहर निकल जाओ। चाचा सही के आदमी तुम तक पहुंचते ही होंगे। यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। बुज़दिल नहीं हूँ जो ऐसे लड़ाई दरमियान में छोड़कर पहुंचो। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं यहाँ मखदूमाबाद में रहकर ही लड़ाई लड़ूंगा। लड़ाई तो तब लड़ोगे ना अगर जिंदा बचोगे। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम किसी नाई मोची से लड़ाई नहीं लड़े हो। मखदूम दाऊद से लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हें जोर से नहीं होश से काम लेना पड़ेगा। बात बहुत बढ़ गई है ज़हीर। तुम्हारी वीडियो ने मखदूम दाऊद के सारे मंसूबे मलियामेट कर दिए। इस वक्त वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है।
मेरी बात मानो ज़हीर, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। अगर तुम उनके हाथ लग गए तो सब खत्म हो जाएगा, ना तुम बचोगे और ना ही मैं, और हमारे साथ ये लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरी खाल भी उखाड़ देंगे तब भी तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। और अगर मेरी मौत मखदूम दाऊद के हाथों लिखी तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, मगर मैं मखदूमाबाद छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मरने से मैं भी नहीं डरती हूँ ज़हीर, लेकिन मैं अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेने से पहले मरना नहीं चाहती। अगर तुम अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहती हो तो फिर यही वक्त है। अगर मैं मखदूमाबाद से चला गया तो फिर वापस नहीं आ पाऊंगा। यही वक्त है, वरना मखदूम दाऊद पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब आर या पार फैसला भी होगा।